कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हम हिंदी की सीरीज और इतिहास की सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हिंदी की सीरीज़ में दोस्तों हमने 2 टॉपिक समाप्त किया है। और 2 टॉपिक में आपको पता ही है, पहला हिंदी का विकास क्रम क्या था, उसमें कुछ क्षेत्रीय बोलियां क्या थी, उसके संबंध में हमने बात किया था, जो कि महत्वपूर्ण है। और दूसरा लेक्चर में हमने दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा जो वर्णमाला है। वर्णमाला में हमने ये पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, इस संबंध में हमने पढ़ा। और वह स्वर और व्यंजन हमारे मुख से कहाँ कहाँ से निकलते हैं, कंठ से, तालव्य से, कंठोष्ठ से, मूर्धा से, इसके संबंध में हम लोगों ने बात किया है। और वह दोनों लेक्चर बहुत ही अच्छे हैं, आप वहाँ से जा करके उसको ज़रूर रिवाइज करते रहें। और यदि आप वहाँ पढ़े नहीं हैं दोनों लेक्चरों को, तो आप उसको अटेंड करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेंगे ये सारे के सारे प्रश्न लगभग। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दोस्तों आज की लेक्चर में हम बात करेंगे विराम चिन्ह के संबंध में, क्योंकि आपको पता ही है कि विराम चिन्ह यदि हिंदी व्याकरण किसी भी एग्जाम में आ रहा है तो वहाँ विराम चिन्ह की एक अहम भूमिका होती है। दोस्तों, विराम चिन्ह के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले हम विराम के संबंध में बात करते हैं। विराम चिन्ह, जो विराम होता है, विराम का अर्थ क्या होता है, उसके संबंध में बात करते हैं। दोस्तों, विराम का अर्थ जैसा कि आपको पता है क्या होता है, ठहराव होता है। ठीक है दोस्तों, रुकना होता है। विराम का मतलब ठहराव होता है या रुकना होता है। कहने का मतलब, जब हम कभी हिंदी के भाषा में यदि हम बात करें कि जब हम किसी सेंटेंस को या किसी भी पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जब किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए रुका जाता है दोस्तों, तो उसी क्या कहते हैं, विराम या ठहराव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके बाद विराम कितने प्रकार के, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उसके संबंध में हम बात करेंगे कि वास्तव में जो पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, ये और कितने प्रकार के विराम होते हैं, कितने विराम होते हैं, उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, विराम चिन्ह के संबंध में श्री कामता प्रसाद के अनुसार एक विद्वान हैं, ये विद्वान थे श्री कामता प्रसाद जी। ये कहते हैं कि जो विराम चिन्ह हैं, हिंदी में जो विराम चिन्ह हैं इस समय, आधुनिक समय में, उसकी संख्या है 20 है। कितने हैं दोस्तों? इन्होंने बताया कि जो विराम चिन्ह की संख्या है, विराम चिन्ह की संख्या 20 है दोस्तों। कितना है? 20 है। श्री कामता प्रसाद जी कहते हैं, जो कि हिंदी के विद्वान थे, इनके अनुसार जो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या है वह कितना है दोस्तों? 20 है। प्रश्न आता है, आया है और आएगा भी दोस्तों, यह कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी में विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। ठीक है, तो अब हम इन 20 के बारे में, ठीक है, जो महत्वपूर्ण सभी हैं, सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि वास्तव में इनका प्रयोग होता कहाँ है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम के बारे में। दोस्तों, पूर्ण विराम, एक बात और बता दें दोस्तों, इन्होंने श्री कामता प्रसाद के अनुसार ही, श्री कामता प्रसाद महोदय जी कहते थे कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है। इन 20 चिन्हों में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आधुनिक समय में 20 चिन्हों में जो होता है पूर्ण विराम, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्ण विराम होता है, इसको छोड़कर शेष जितने विराम लिए गए हैं, जितने विराम चिन्ह लिए गए हैं, वह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, श्री कामता प्रसाद कहते हैं कि जो ये पूर्ण विराम है, इसके अलावा जितने भी ये विराम चिन्ह हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न यहीं से और बन जाता है, 2 प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी भाषा का विराम चिन्ह कौन है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा का विराम चिन्ह कौन है, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी घुमा सकता है, श्री कामता प्रसाद के अनुसार
निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्ह नहीं लिया गया है दोस्तों? ठीक है, तो यह पूर्ण विराम जो है यह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है, यहीं से प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 19 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि श्री कामता प्रसाद जी कह रहे हैं कि सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़ करके जो शेष 19 विराम चिन्ह हैं वह कहाँ से लिए गए हैं, किस भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पूर्ण विराम के संबंध में। पूर्ण विराम का प्रयोग वास्तव में दोस्तों कहाँ होता है? जब हम किसी सेंटेंस को, किसी अर्थ को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते उसके भाव विचार को पूरा कर लेते हैं तो वहां क्या लगता है दोस्तों? पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, पूर्ण विराम लगता है। जैसे मोहन स्कूल गया है, मोहन स्कूल गया, इसका मतलब वह है यह सेंटेंस समाप्त हो गया है। अब यह क्या है? एक यहां पर जो लास्ट में प्रयोग होगा दोस्तों यहां हो जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, यहां पूर्ण विराम। अब हम बात करते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? उपविराम कहा जाता है। अपूर्ण विराम को क्या कहा जाता है दोस्तों? उपविराम कहा जाता है। अपूर्ण विराम के यदि बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इसकी जो अपूर्ण विराम है यह किसी शब्द की सीमा को निर्धारित करता है। किसी शब्द की सीमा को यह निर्धारित करता है। जैसे अब आप लोग एक निबंध लिखते हैं, लिखे भी होंगे कि विज्ञान एक वरदान है। विज्ञान एक वरदान है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम इसके बारे में लिखते हैं विज्ञान एक वरदान है, विज्ञान एक वरदान है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान एक वरदान है, तो इसका मतलब है किसके बारे में कहा जा रहा है? यह ध्यान दीजिएगा, विज्ञान एक वरदान है। ठीक है दोस्तों, या विज्ञान एक वरदान ही है, सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, विज्ञान एक वरदान। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हम विज्ञान के बारे में कह रहे हैं, तो विज्ञान के बाद यहां पर यह क्या लगता है? अपूर्ण विराम या उपविराम लगता है दोस्तों। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण या उपविराम कहते हैं। हम विज्ञान के बारे में कह रहे हैं, विज्ञान एक वरदान। ठीक है, इसके संबंध में क्या लिखता है? क्या लिखना है? निबंध लिखना है। ठीक है, ऐसा टॉपिक एक आता है। या इसको ना कह करके हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी है, यहां भी जो अपूर्ण या उपविराम लगा हुआ यहां भी है, विज्ञान एक वरदान है। या फिर हम किसी को कहते हैं सूरज, किसी को कहते हैं एक लड़का है, सूरज तुम कहां जा रहे हो? इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूरज तुम कहां जा रहे हो? ठीक है दोस्तों, तो हम किसको बुला रहे हैं? सूरज, सूरज तुम कहां जा रहे हो? ठीक है, तो यहां भी अपूर्ण विराम है उसको भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां किसको हम कह रहे हैं? सूरज को। सूरज तुम कहां? अब जब हम सूरज को कह दिए, सूरज को जैसे ही बुलाए, इसका मतलब वह क्या कहते हैं? जवाब देगा। यस, क्या है, कैसे है, तो हम क्या कहेंगे? फिर उससे क्वेश्चन करेंगे कि तुम कहां जा रहे हो, उसके बाद वह जवाब देगा। तो इस बीच में जब हम सूरज को बुलाए और वह जवाब दिया, उसके बीच में जो ठहराव हो रहा है, जो विराम हो रहा है, वह एक अपूर्ण विराम है। जैसे ही सुना वैसे जवाब दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये अपूर्ण या उपविराम का प्रयोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, वैसे आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में यह लिखा नहीं रहता है। ठीक है, वह डायरेक्ट क्या होता है? इस सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। ये ध्यान देना है दोस्तों। तो जो ये अपूर्ण विराम या उपविराम है, इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्प विराम की दोस्तों। ठीक है, अल्प विराम का जो एक क्षेत्र है वह एक व्यापक है दोस्तों। मीन्स इसका यूजेज ज्यादा होता है और इस जो
पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम, इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वह अल्प विराम हो जाता है। ठीक है, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? अल्प विराम, अल्प विराम में जैसे मान लीजिए कोई कुछ सेंटेंस होता है, जैसे कहते हैं आप हमारे यहाँ नहीं आते हैं इसीलिए हम आपके यहाँ नहीं जाते हैं। एक सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका? अल्प विराम का। अल्प विराम का, आप हमारे यहाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ नहीं आए, नहीं आए इसीलिए, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम आपके यहां नहीं आए दोस्तों। अब यहां लगेगा कहां? यह जो अल्प विराम है, यह पहला जो क्या कहते हैं सेंटेंस बन रहा है, आप हमारे यहां नहीं आए इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो कहां लगेगा? ये लग जाएगा आपका अल्प विराम। आप हमारे यहां नहीं आए इसीलिए हम आपके यहां नहीं आए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम आपके यहां नहीं आए। एक ये हो गया दोस्तों, इसीलिए हम आपके यहां, हम आपके यहां नहीं आए। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं आए। तो ये एक अल्प विराम का प्रथम टाइप था। हम आपको और भी इसमें बता रहे हैं कि कैसे अल्प विराम का कैसे यूज हुआ। आप देख रहे हैं अल्प विराम का चिन्ह क्या है। अल्प विराम का चिन्ह भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके परीक्षा में ये नहीं आएगा कि उसका उदाहरण लिखिए। ठीक है, या हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस दे दे, उसमें ये पूछ ले कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा या हुआ है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसके अनुसार आपको क्या करना है, उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। इसी में यदि हम बात करें दोस्तों कि अल्प विराम का प्रयोग इस प्रकार भी हो सकता है और होता भी है दोस्तों। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग इस प्रकार भी होता है। जैसे हम कह दें राम, राम कहने मतलब है कि अल्प विराम का प्रयोग वहां भी होता है जहां योजक चिन्ह होता है दोस्तों। ठीक है, योजक या संयोजक कह सकते हैं। संयोजक, संयोजक का मतलब जैसे तथा हो, और हो, ठीक है, वा हो, एवं हो, ऐसे शब्द आ जाएं तो इसका मतलब वहां भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए राम सुंदर, सुशील, सुशील और सबल थे। ठीक है, कह दिया जाए दोस्तों राम सुंदर, सुशील और सबल थे। अब आप देख रहे हैं यहां और आ गया है। ठीक है, मतलब जब दो शब्द आए और दो शब्द के बाद यदि और, एवं, तथा या वा का प्रयोग हो जाए तो उसके पहले कामा का प्रयोग होता है। कामा या फिर उसको कहें अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, कामा को हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम का प्रयोग कहां होगा दोस्तों? यहां होगा। ध्यान दीजिएगा, राम सुंदर, कामा सुशील और क्या है, सबल है, सबल थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है, आपका जो अल्प विराम है उसका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं अर्धविराम के बारे में। अर्धविराम के कि अर्धविराम का प्रयोग कहां पे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, और सबसे ज्यादा जो आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि जो ये सब आपके चिन्ह दे दिए जाते हैं, जो विराम चिन्ह है इनको दे दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये जो चिन्ह है ये कौन सा विराम चिन्ह है। प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है या उद्धरण है, क्या इसके संबंध में आपसे पूछा जाता है। कभी कभी यह क्वेश्चन मीन्स जो ये चीजें हम बता रहे हैं, या भी क्वेश्चन कम से कम 40% या 30%
क्वेश्चन प्रश्न आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जो वाक्य दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें आपको चुनाव करके आपको उत्तर का चुनाव करना होता है दोस्तों। ठीक है। अर्धविराम, अर्धविराम के अब उसका प्रयोग कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, हमने बताया कि जब एक पहले वाक्य का जो अर्थ है दूसरे वाक्य में निहित हो और दूसरे वाक्य का जो अर्थ है वह पहले वाक्य में निहित। जैसे कहा जाए कि मोहन एक धूर्त व्यक्ति है, मोहन एक धूर्त व्यक्ति है ऐसा उसके मित्रों ने कहा है। जैसे कहा जाए मोहन एक धूर्त व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, ऐसा उसके मित्रों ने कहा। ठीक है दोस्तों, तो मोहन एक धूर्त व्यक्ति है, इसके तुरंत बाद क्या लगेगा दोस्तों, अर्धविराम। ठीक है, मोहन एक धूर्त व्यक्ति है ऐसा उसके मित्रों ने कहा, तो अर्धविराम का जो चिन्ह हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है, ये। ठीक है, ये अर्धविराम हो जाता है। आप चिन्ह को बिल्कुल आप माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतम जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं जो आपके विराम चिन्ह लिखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात होता है दोस्तों प्रश्न चिन्ह की। ठीक है, प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि वास्तव में प्रश्न चिन्ह जब किसी वाक्य में प्रश्न किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह होता है। जैसे यह कौन सी पुस्तक है, ठीक है, यह किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो यहां पर कौन सी क्या हो गया, एक प्रश्न वाक्य हो गया। ठीक है दोस्तों, किस, जैसे यह किस विषय से संबंधित है तो किस क्या हो गया, यह भी एक प्रश्न वाक्य हो गया दोस्तों। यह चिड़िया कहां कहां चहचहाती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रश्न वाक्य हो गया। तो यह इसका मतलब है कि जहां पर प्रश्न किया जाए, ठीक है, वहां पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आश्चर्य चिन्ह की। आश्चर्य चिन्ह का मतलब होता है जब कभी कुछ चीज मीन्स आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई किसी परीक्षा में सफल हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो यहां क्या होता है, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, यह जो आश्चर्य चिन्ह होता है दोस्तों ये होता है। ठीक है, आश्चर्य या विस्मयादि बोधक, इसको आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्देशक चिन्ह की। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है कि आप शब्द से समझ सकते हैं, निर्देशक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डैश कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको दो चीजें यहां पर मिलेंगी, एक मिलेगा निर्देशक चिन्ह, ठीक है, और दूसरा मिलेगा दोस्तों, दूसरा मिलेगा योजक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह जो होता है मित्रों, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है और जो योजक चिन्ह होता है उससे छोटा होता है। अर्थ इसके अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो अर्थ होते हैं वह अलग अलग होते हैं। कैसे, बता रहे हैं आपको। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को यह निर्देश देने की बात होती है। जैसे कहा जाए शीला एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है दोस्तों, जैसे कहा जाए शीला एक गिलास पानी लेकर आओ, तो आप निर्देश दे रहे हैं कि हमारे लिए पानी लेकर आओ। तो शीला और एक गिलास के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, डैश हो जाएगा, या फिर जिसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर यदि हम योजक चिन्ह की बात करें तो यहां संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहां पर जैसे दिन रात, ठीक है, तो दिन और रात में क्या है, संबंध है। ऊपर और नीचे यहां पर क्या है, एक संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग कहां होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग संबंध को प्रदर्शित करता है, और निर्देशक चिन्ह मीन्स डैश का प्रयोग जो होता है दोस्तों वह निर्देश को प्रदर्शित करता है।
ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि निर्देशक चिन्ह जो होता है वह थोड़ा सा बड़ा होता है और जो योजक चिन्ह होता है वह थोड़ा सा उससे छोटा होता है दोस्तों। और दोनों की जो अर्थ है, दोनों को हम अर्थ यहां पर आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कोष्टक। कोष्टक चिन्ह होता है दोस्तों, कोष्टक को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, कोष्टक का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह किसी विशेष, जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसको क्या करते हैं आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, कोष्टक में क्लोज कर देते हैं। तो जो कोष्टक होता है वह किसी विशेष बात को प्रदर्शित करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कोष्टक होता है दोस्तों। अब होता है अवतरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, या इसी कहते हैं जो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह होता है दोस्तों। एक अवतरण चिन्ह होता है, एक उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, जो अवतरण चिन्ह होता है दोस्तों वह एकल होता है। जो अवतरण चिन्ह होता है दोस्तों वह एकल होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये अवतरण चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये होता है। ठीक है, ये अवतरण चिन्ह होता है, सिंगल। यह अवतरण चिन्ह जो होता है दोस्तों, यह किसी वाक्यांश, ठीक है, किसी कथन या किसी विशेष शब्द को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि ये कह दें कि आज की रात पूस की रात जैसी है। ठीक है दोस्तों, कह दें आज की रात पूस की रात जैसी है। कैसे दोस्तों, आज की रात पूस की रात जैसी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की रात पूस की रात जैसी है, उसको बंद करने के लिए जो अवतरण का प्रयोग करेंगे वो ये करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये यहां पे तो वही चीज है, किसी वाक्य का कोई एक विशेष अंश हो, कोई एक विशेष शब्द हो, ठीक है, उसको हम बंद करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं उद्धरण चिन्ह का दोस्तों। ठीक है, उद्धरण चिन्ह में होता क्या है दोस्तों, जब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का पहले हम प्रतीक समझ लें। उद्धरण चिन्ह आप देख रहे हैं, जो अवतरण चिन्ह होता है वो सिंगल होता है, और जब उद्धरण चिन्ह होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, डबल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों, जो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वह किसी विशेष स्थान के लिए करते हैं। ठीक है, किसी विशेष पुस्तक के लिए करते हैं, किसी विशेष कवि के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको कह दें कि सक्सेना ने कहा था, ठीक है, या ये कहें राम ने कहा, ठीक है, राम ने कहा वह लुढ़कता हुआ चलता है। वह लुढ़कता हुआ चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। राम ने कहा, वह मीन्स वह से ही, यह जो है यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, राम ने कहा वह लुढ़कता हुआ चलता है। ठीक है, तो यहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, विवरण चिन्ह का मतलब होता है कि किसी शब्द को विस्तार रूप से उसी के शब्द में विवरणित करना। ठीक है, विवरण देना, तो वहां पर क्या चिन्ह होता है दोस्तों, विवरण चिन्ह का प्रतीक ये होता है, जैसे और इसके सामने छोटा सा हाइफन। ठीक है, तो क्या होता है, यह विवरण चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, यह विवरण चिन्ह होता है। उसके बाद होता है दोस्तों पुनरुक्त सूचक चिन्ह। यह पुनरुक्त सूचक चिन्ह जो होता है मित्रों, यह पुनरुक्त सूचक चिन्ह, ठीक है, ये होता है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह जो होता है वह दोस्तों, वह किसी वाक्य या किसी शब्द को जब कभी कभी
पुनरावृत्त कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, पुनरुक्त सूचक का प्रयोग होता है। ठीक है, पुनरुक्त सूचक का प्रयोग कहां होता है, जब किसी शब्द की पुनरावृत्त कर देते हैं तो वहां क्या हो जाता है, पुनरुक्त सूचक का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, क्या होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है जब हम हिंदी भाषा में किसी शब्द को, किसी अक्षर को या किसी नाम को, किसी जगह को हम जब शॉर्ट में लिखते हैं तो वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, लाघव चिन्ह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, कई बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, लाघव चिन्ह जैसे लिखा जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो दोस्तों यह जो चिन्ह है इसी को कहते हैं लाघव चिन्ह कहते हैं। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या हिंदी में लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप जैसे ही डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे ही लिखते हैं डॉक्टर, यह क्या हो जाता है, लाघव चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लाघव चिन्ह भी समझ में आया होगा। इसी लाघव चिन्ह को ही दोस्तों क्या कहते हैं, संक्षेप चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षेप चिन्ह कहते हैं। संक्षेप सूचक भी कहते हैं। संक्षेप सूचक का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को शॉर्ट में लिख दीजिए, जैसे पंडित को लिख दिए आप। ठीक है, या कभी कभी लिखते हैं आर गुप्ता। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें, हिंदी में लिखना चाहें तो क्या होगा दोस्तों, आर गुप्ता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये लाघव चिन्ह है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों लोप चिन्ह। ठीक है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब यह होता है दोस्तों, जब हम कभी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक सेंटेंस दिया जाता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, और पैराग्राफ में कह दिया जाता है खाली स्थान को भरिए। तो आप देखेंगे जो खाली स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे काशी को घाटों का ... फिर उसके बाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहा जाए कि काशी को घाटों का, उसके बाद क्या कर दिया जाए, जो लोप चिन्ह है उनका प्रयोग कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद कह दिया कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, काशी को घाटों का शहर कहते हैं। तो लोप चिन्ह का प्रयोग क्या हो जाता है दोस्तों, ये लोप चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, यह लोप चिन्ह है। और लोप चिन्ह को ही क्या कहते हैं दोस्तों, वर्जन चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लोप चिन्ह को क्या कहते हैं, वर्जन चिन्ह कहते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को ही क्या कहते हैं, संबंध चिन्ह कहते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि जो निर्देशक चिन्ह होता है और योजक चिन्ह, इनमें अंतर क्या होता है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है और योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है। योजक चिन्ह जो होता है दोस्तों, वह किसी में संबंध स्थापित करता है, संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, और जो निर्देशक चिन्ह होता है वह निर्देशित करता है किसी व्यक्ति को। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का हमने आपको जो वर्णमाला पढ़ाया था दोस्तों, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जो दीर्घ मूल स्वर होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो भी कौन कौन से होते हैं, जो प्लुप्त स्वर होते हैं वो कौन होते हैं। तो आपको यह जो बताया है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये मीन्स बड़ा आका का आप करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला, ये है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह आता है। ये होता है पाद बिंदु। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं पाद बिंदु। ये क्या होता है दोस्तों, पाद बिंदु। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से पाद बिंदु कौन सा है। उसके बाद हंस पद होता है। हंस पद को ही कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, त्रुटि विराम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हंस पद को ही क्या कहते हैं, त्रुटि विराम कहते हैं।
हंस पद को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रुटि विराम। त्रुटि विराम का मतलब जैसे मान लीजिए राधा स्कूल राधा स्कूल समय नहीं जाती है, ठीक है दोस्तों। क्या है? राधा स्कूल समय नहीं जाती है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो राधा स्कूल समय, यहां एक जो है कोई ऐसा शब्द है जो छूट गया है। यहां क्या है? राधा समय से, क्या हो जाएगा दोस्तों? समय से, ठीक है दोस्तों, समय से। तो यही जो स्थान जो शब्द छूट जाता है उसी को पूरित करने के लिए यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हंस पद या त्रुटि विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा कि यह हम हंस पद का प्रयोग कर दिए हैं, ठीक है। तो यही जो है ये जो हो जाता है या हो जाता है त्रुटि विराम या हंस पद, इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। राधा स्कूल समय से नहीं जाती होनी चाहिए था, लेकिन से वो क्या हुआ? भूल गया। तो इसलिए बाद में उसने क्या किया कि एक त्रुटि विराम का चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिख दिया कि पढ़ने वाला आराम से समझ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हुआ हंस पद दोस्तों। अब उसके आगे होता है टीका सूचक शब्द। टीका सूचक शब्द ये होता है दोस्तों, कोई टीका लिख दिया जाता है, ठीक है। टीका लिख दिया जाता है, उसके बाद लास्ट में उसी के सामने लिख दिया जाता है, उसके सामने स्टार तारा बना दिया जाता है दोस्तों, सिंगल बना दिया जाता है, डबल बना दिया जाता है, ठीक है। या टीका सूचक चिन्ह होता है दोस्तों, या जो चिन्ह होता है तारांकित किया जाता है वह क्या होता है? टीका सूचक चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है। या कभी कभी महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उनको भी टीका से सूचित किया जाता है। टीका से मीन्स ये तारा से तारांकित कर दिया जाता है। अब उसके बाद होता है तो दोस्तों तुल्यता सूचक। अब तुल्यता सूचक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि तुल्यता सूचक वास्तव में होता क्या है। तुल्यता सूचक का मतलब है जब किसी दो वस्तुओं में या किसी दो व्यक्तियों में तुलना की जाए, ठीक है, उन दोनों के बीच में तुलना किया जाए, वहां क्या होगा? तुल्यता। जैसे क्या कहा जाए दोस्तों? रात बराबर रात्रि, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं जो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तुल्यता सूचक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तुल्यता सूचक चिन्ह का मतलब ये बराबर जो चिन्ह होता है ये किन्हीं दो स्थानों में, किन्हीं दो दशाओं में, किन्हीं दो व्यक्तियों में क्या करता है? तुल्यता को संबंधित करता है, तुल्यता बताता है, ठीक है। तो रात और रात्रि क्या है? एक ही है, तो ये क्या कर दिया? बराबर कर दिया। और दिन और दिवस कर दें, दिन और दिवस कर दें, ठीक है दोस्तों। तो यह तुल्यता सूचक चिन्ह हो जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। समाप्ति सूचक चिन्ह, इसका मतलब है जब कोई टॉपिक या पैराग्राफ या कोई अभ्यास समाप्त होता है तो उसके नीचे, सबसे नीचे ऐसे आपको चिन्ह मिलता है, ठीक है। ऐसे चिन्ह मिल जाता है, नहीं तो ऐसे ऐसे करके मिला रहता है लास्ट में, ठीक है। या कभी कभी आप देखेंगे ऐसे भी आपको मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी क्या है? एक समाप्ति सूचक चिन्ह होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो विराम चिन्ह था, विराम चिन्ह जो 20 विराम चिन्ह होते हैं उसको हमने पढ़ा, ठीक है। आपको हम जो विराम चिन्ह है उसके बारे में भी समझाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा दोस्तों। आपको ये भी पता है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय हमको तब याद रहता है जब हम किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक को याद रखना वह जो अभ्यास होता है उसका एक मूल मंत्र होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कोई भूलता नहीं है, सभी भूलते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको रिवाइज करते रहते हैं आए दिन, और सप्ताह में या 15 दिन में आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है? रिकॉल होता रहता है, आपको याद हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आप उसको कभी नहीं भूलते हैं फिर, ठीक है। तो ये विराम चिन्ह का लेक्चर था दोस्तों।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। दोस्तों हमारे यहाँ इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का विशेष तौर से बैच चल रहा है जिसका नाम है परेड बैच, और साथ साथ में जो यूपी SSSC की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, ठीक है, उसकी भी तैयारी यहीं से, हिंदी का एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, और जितना पढ़ाया जा रहा है इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। बस आप मेहनत कितना करते हैं डिपेंड उस पर करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही कुछ टॉपिक समाप्त होते हैं उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको इश्यू करवाएंगे, PDF देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। और जो लेक्चर चल रहा है इसका पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 3 या 4 टॉपिक के बाद, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।